Good evening, everyone. I hope. Hello, sir. Hello, sir. Yeah, good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. वाह, क्या बात है लोग। सर ये टाइम खाना बनाने का ही होता है सब हमारा। अबे मुझे अभी मैं सोच रहा हूँ अब से क्लास है वो 9 बजे की 9 बजे से स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं सर ये ठीक है सर। अभी मैं सोच रहा हूँ कि 9 बजे से अब सारी बैच है वो 9 बजे से करूँ। ओके, तो जो लोगों ने अपना लंच भी ले लिया, सॉरी डिनर भी कर लिया हो, ओके, सबके पास अच्छा टाइम हो। सर हम लोग वीडियो बंद करके काम शुरू कर देते हैं अंदर किचन में। ओके, तो केपी हमारा 1 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले तो ओके, ये तो डायरेक्टली मेन एस्ट्रोलॉजी में आ गए हम, बट थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का बेसिक थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। आई होप कि आप सबको मैं मुझे मालूम है कि सबको मालूम ही होगा एस्ट्रोलॉजी क्या है, सब कुछ बेसिक मालूम ही होगा। ओके, तो एस्ट्रोलॉजी मेन किस कौन कौन सी चीजें हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, अगर हमारा जो बेस है, एस्ट्रोलॉजी का जो बेस है वो है, अगर प्लैनेट को अच्छी तरह से समझ जाए, जोडियाक को अच्छी तरह से समझ जाए, हाउस को अच्छी तरह से समझ जाए, और मतलब कुंडली के जो हाउस होते हैं 12 हाउस, उसको अच्छी तरह से समझ जाए तो, और नक्षत्र को अच्छी तरह से समझ जाए तो एस्ट्रोलॉजी अच्छी तरह से हम सीख सकते हैं। बट केपी एस्ट्रोलॉजी में ऐसा है कि केपी एस्ट्रोलॉजी में आपको जोडियाक को भी इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ओके,
बट उसके अलावा उसके बिना ही ज़ोडिएक के अलावा वहाँ आपको सिर्फ प्लैनेट, हाउस, कुंडली के जो हाउस होते हैं और नक्षत्र, ये 3 चीज़ों को अच्छी तरह से वो होना चाहिए आपको कि इसका कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ओके। तो आई होप, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप जितने भी लोग हो उन सब लोगों को प्लैनेट के बारे में मालूम होगा। ओके। अगर ऐसा कोई है कि जिनको प्लैनेट के बारे में नहीं मालूम है कि सन के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मून के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वीनस के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनका नेचर क्या है। ओके। तो ये सब आपको मालूम ही होगा। तो हम डायरेक्टली इसमें टाइम नहीं बिगाड़ते हैं। ओके, इनके कैरेक्टर में, बट डायरेक्टली हम जाते हैं जो एस्ट्रोलॉजी का जो एस्ट्रोलॉजी में जो कुंडली होती है और कुंडली में जो 12 हाउस होते हैं उस पर बात करते हैं। क्या कहते हो आप लोग? यस ओके। सर, इट्स ओके। ओके। बट अगर कोई है कि जिनको ऐसा लगता है कि प्लैनेट के बारे में, ओके, सर आप पूछ लो, जो अगर कोई फ्रेश होगा तो आप उनसे पूछ लो, मतलब जिसको नहीं हाँ, नॉलेज। जितने भी लोग मुझे दिख रहे हैं वो सब ऐसा ही है कि ऑलरेडी प्लैनेट के बारे में मालूम ही होगा इन लोगों को। ओके। तो मुझे इसीलिए मैंने कहा, लगा कि कोई ऐसा है नहीं कि जिनको मालूम ना हो। ओके। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ओके, इस तरह से मान लो एक कुंडली दिखाता हूँ। यस, ये है, मान लो कि एक कुंडली है। ओके। तो सबसे पहले क्या सीखना, बात करनी चाहिए कि कुंडली कैसे बनाएंगे। ओके, एक्चुअली कुंडली क्या होती है, कुंडली कैसे बनाएंगे। ओके, सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि वो हम कर लेते हैं, है ना, कि कुंडली कैसे बनाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी, ओके, पहले तो भी एक फॉर्मेलिटी तो करनी ही पड़ेगी कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। ओके, एस्ट्रोलॉजी है जिसमें हम प्लैनेट, ये ज़ोडिएक, ओके, राशियाँ, प्लैनेट, ये कुंडली, उनकी मदद से हम प्रेडिक्शन करते हैं किसी की ओके, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, किसी की भी बारे में हम वो जानते हैं, उसको हम प्रेडिक्शन कहते हैं। सॉरी, उसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। लेकिन प्रेडिक्शन से भी ज़्यादा अगर इसका कोई अच्छा यूज़ है तो ये है कि कुछ भी जो हमारी चीज़ हमारे साथ जो भी हो रहा है ना, वो क्यों हो रहा है वो यहाँ से हम जान सकते हैं। एक्चुअली हमारा हमारा फ़ोकस यही होता है कि ये मेरे साथ कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा, जॉब कब लगेगी, शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे। ओके? बट एक्चुअली में हमारा क्वेश्चन क्या होना चाहिए एस्ट्रोलॉजी से? एस्ट्रोलॉजी के को हमें हमारी लाइफ में किस तरह से उसका यूज़ करना चाहिए। तो हमें ये जानना चाहिए कि कुछ भी हमारे साथ जो भी हो रहा है, बुरा हो रहा है, ओके? या हम बार-बार किसी चीज़ में फेल हो रहे हैं, तो वो क्यों हो रहे हैं? उ उस पर हमारा फ़ोकस ज़्यादा होना चाहिए, नहीं कि वो बात पर कि अ, कब हम ये चीज़ है वो कब होगी, कब शादी होगी, कब जॉब लगेगी, ओके? उस पर नहीं होगा। अगर वहाँ ये आपने जान लिया तो फिर ओके, जो भी ये जो सारी टेंशन है ना, वो ऑटोमैटिकली चली जाएगी। ओके, क्योंकि ये जब समझ गए ना आप, ओके, जब ये समझ जाओगे आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है, ओके, तब उसके बाद कभी भी आपको ये टेंशन नहीं होगी कि मुझे जॉब कब लगेगी। ओके, आप इतने समझदार बन जाओगे, ओके, कि फिर वो सब टेंशन आपको इतनी ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। ओके, क्योंकि जब आप वो ही जान लोगे कि आपके साथ ये क्यों हो रहा था, तो अ, आप इतने
उसको मतलब कि आप उतने समझदार बन जाओगे, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि अब मुझे ऐसा बनना है, ओके? तो ऐसा करने से फिर एक जॉब तो एक मामूली बात है, ओके? उसके बाद तो लाइफ के सारे प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए, अगर आपने ये जान लिया तो, ओके? बट मतलब कि कुंडली से हम ऐसी ऐसी बात है कि कुंडली से हम कुछ भी जान सकते हैं। वो ऐसा है कि भगवान ने हमें बोला कि आप वरदान माँगो, ओके? लेकिन जो जो बेवकूफ़ लोग हैं वो वरदान में क्या माँगेंगे, ओके? बेवकूफ़ लोग हैं, ओके? उनकी जितनी समझ होगी उतना ही माँगेंगे। कोई है तो वो सोना माँगेंगे, कोई चाँदी सोना-चाँदी माँगेंगे, बंगला गाड़ी माँगेंगे, बहुत ज़्यादा पैसा माँगेंगे, ओके? बट वो तो बहुत ही मामूली चीज़ है, ओके? भगवान के सामने, क्योंकि उनके उसके पास नॉलेज नहीं है, ओके? इसीलिए हम कुंडली से हम कुछ भी जान सकते हैं, लेकिन हम छोटी-छोटी अ, बातें जानते हैं, ओके? जो मतलब उससे भी बहुत कुछ मतलब हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी या हम पूरे अच्छे बन सकते हैं, पर हम क्या सिर्फ़ जानने की कोशिश करते हैं, सिर्फ़ हम ये जानने की कोशिश करते हैं मेरी शादी कब होगी, ओके? मेरे बच्चे कब होंगे, मेरी जॉब कब लगेगी, मुझे कितने परसेंटेज आएगी, मेरी एग्ज़ाम ये अच्छी जाएगी कि नहीं जाएगी, ओके? बट कुछ ऐसा कुंडली से हम कुछ एक ऐसी चीज़ जान सकते हैं, ओके? कि वा उसमें से अ, सारे हमारे जो सारे प्रॉब्लम है ना उसके सॉल्यूशन वो वहाँ से ही मिल जाएँगे। ओके? तो कुंडली से हमें ये समझना है कि हमारे साथ जो भी कुछ बुरा हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ओके? और वो अगर हम सीख गए, ओके? तो मतलब हमारे सारे आंसर मिल जाएँगे हमें। तो तो अभी बात करते हैं कि कुंडली बनानी कैसे है, ओके? तो एक्चुअली सबसे पहले ये जानते हैं कि कुंडली एक्चुअली है क्या? ओके? तो कुंडली यही है कि हमारे हमारे जो कर्मा है ना, हमारे कर्मा का ही ये फ़ोटोग्राफ है, एक तरह का फ़ोटो है, ओके? और जनरली हम क्या कहते हैं, या इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी तो भगवान ने कुंडली ही ऐसी बनाई है। मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं तो सीधा-साधा आदमी हूँ, ओके? बट भगवान ने मेरी कुंडली ही बुरी बनाई है, बट ऐसा नहीं है, ओके? भगवान नहीं बनाते, ये हमारे कर्मा का ही फ़ोटो है, ओके? तो आज से कभी ऐसा मत बोलना कि ये कुंडली तो भगवान ने बनाई है, तो इसमें मैं क्या करूँ? तो आपके जैसे हमारे जैसे कर्मा है बस वो उसकी फ़ोटो ही है, ओके? कुंडली और कुछ नहीं है, हमारे कर्मा की एक फ़ोटो ही है। तो अगर आपने कर्मा अच्छा किए हैं तो आपकी कुंडली अच्छी बन के आएगी, अगर कर्मा बुरे किए हैं तो कुंडली बुरी बन के आएगी, ओके? यहाँ से पता चलेगा कि आपने वीनस आपका बुरा है तो आपको पता चलेगा कि वीनस के जो डिपार्टमेंट है उसमें आपने कुछ बुरा काम किया था। जुपिटर आपका बुरा है, तो मतलब ये है कि जुपिटर के कुछ डिपार्टमेंट में आपने बुरा काम किया, ओके? तो ये है। हम तो अभी देखते हैं कि ओके, तो कुंडली एक्चुअली है क्या कि जब हमारा बर्थ होता है वही टाइम पे जो प्लैनेट की जो पोजीशन होती है यूनिवर्स में, ओके? आकाश में, उसको ही कुंडली कहते हैं। अभी आकाश है वो 12 ज़ोडिएक में डिवाइडेड है। पूरा आकाश अगर पूरे आकाश को हम 360 डिग्री का मानते हैं और 360 डिवाइडेड बाय 12 अगर करें तो हर ज़ोडिएक है वो 30 डिग्री का है, ओके? फॉर एग्ज़ाम्पल ये किसी की कुंडली है, ओके? तो ये इसका मतलब क्या है कि इस ये पर्सन का जब बॉर्न हुआ, वो टाइम पे राहु है वो पहले नंबर की राशि में था, मंगल है वो तीसरे नंबर की राशि में था, ओके? अभी कुंडली अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में ओके एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो तो धीरे-धीरे से
मान लो कि आपको एस्ट्रोलॉजर ही बनना है तो धीरे धीरे से आपको ये याद रखना पड़ेगा कि पहले नंबर की राशि मेष होती है, दूसरे नंबर की टॉरस, तीसरे नंबर की जेमिनी, ये सब ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, जब इसका बॉर्न हुआ तो मर्क्यूरी, वीनस, सन, केतु, ये सारे प्लेनेट है वो 7 नंबर की राशि में थे। सैटर्न था वो 10 नंबर की राशि में था, मतलब कि कैप्रिकॉन में था। ओके, 11 नंबर मतलब एक्वेरियस में मून था, और जुपिटर है वो 12 नंबर की राशि में था, मतलब पाइसिस में था। ओके, तो ये है। अभी यहाँ ऐसा होता है कि ये यहाँ जो 2, 3, 4, 5, 6 ये सब जो लिखा है ना, वो हाउस नंबर नहीं है। ओके, हाउस नंबर ऑलवेज यहाँ से स्टार्ट होता है। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, 3 एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसका मतलब ये है कि जब इनका जन्म हुआ तब पहले घर में 2 नंबर की राशि थी। ओके, जब जन्म हुआ तब इनके 2 नंबर के घर में तीसरे नंबर की राशि थी। इसका मतलब ये हुआ। अंडरस्टूड? यहाँ ये मत समझ लेना कि ये इनका घर है वो ये। ओके, कभी ऐसा नहीं होता है, पहला नंबर का घर है वो यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है। ओके, ऑलवेज यहाँ से स्टार्ट होता है। तो कुंडली कुंडली में कभी भी जो घर नंबर है वो लिखे नहीं होते हैं। वो हमें पता होना चाहिए कि ये पहला घर है, दूसरा है। वहां राशि नंबर लिखा होता है। ओके, तो एक कुंडली बना के मैं आपको बताता हूँ। ओके, इस तरह से कोई भी आप ऐप ले लो। मान लो कि अभी ही किसी का जन्म हुआ, अभी ही किसी का जन्म हुआ ऐसा मान लो। अहमदाबाद में किसी का जन्म हुआ अभी। ओके, तो वो पर्सन की कैसी कुंडली बनेगी? ओके, तो ये पर्सन की कुंडली इस तरह से बन रही है। पहले घर में 6 नंबर की राशि है, दूसरे घर में 7 नंबर की, तीसरे घर में 8 नंबर की, चौथे घर में 9 नंबर की, 10वें घर में सॉरी 5वें घर में 10 नंबर की, छठे घर में 11 नंबर की। ओके, इस तरह से ये कुंडली बन रही है। ओके, तो समझ में आ रहा है? ओके, तो सिंपली हमें, सॉरी मैं ये कहना तो भूल ही गया कि तो हमें सिंपली कितनी चीज चाहिए अगर किसी की कुंडली बनानी है, तो उसकी डीओ भी चाहिए, उसका परफेक्ट टाइम चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि ये मैं किसी की कुंडली बना रहा हूँ, डेमो। ओके, मान लो कि किसी का जन्म है वो 24 फरवरी 1988 में हुआ है। ओके, और टाइम ले लो कि उसका 15 बज के सॉरी दोपहर को 3:30 बजे टाइम है। ओके, तो यहाँ 24 आवर फॉर्मेट में 15 15:30 आएगा। ओके, तो ये पर्सन की कुंडली है वो इस तरह से बन के आएगी। ओके, ये पर्सन की कुंडली है वो इस तरह से बन के आ रही है। अभी आपको मुझे क्या दिखाना है? हाँ, अभी मुझे आपको बताना है कि हर घर से हम क्या देखते हैं, हर घर है वो क्या इंडिकेट करता है।
ओके। मतलब यहाँ अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पहले घर से हम क्या देखते हैं, दूसरे घर से क्या देखते हैं, तीसरे घर से क्या देखते हैं। ओके, वो ये सब मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको। तो पहले घर से हम देखते हैं, पहला घर सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, जैसे हमारी न्यूमरोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट नंबर कौन सा होता है? ओके, सबसे पहली बात तो यहाँ, ओके, उसमें भी ये डिबेट है कि कोई ऐसा कहता है कि डेस्टिनी नंबर सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई कहता है नेम नंबर सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई कहता है नहीं मूलांक सबसे इम्पोर्टेंट है, साइकिक नंबर है। तो आप लोगों की एज पर आप सब लोगों को क्या कहना है? ओके, मैं 3-4 लोगों के ओपिनियन लूंगा कि क्या आपको लग रहा है कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, नेम नंबर? कोई सर कहेगा? सब हाँ बीएन सब बीएन बर्थ डेट वो तो साथ में ही रहेगा। सर हाँ। आपने ही बताया था बर्थ नंबर और नेम नंबर भी बहुत सर मायने रखेगा, क्योंकि हर वक्त कोई बुलाता रहता है। मुझे लगता है डेट से भी ज्यादा नेम नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो फर्स्ट नेम खास करके जो सब बुलाते हैं हमको। तो हम्म। ये दो चीज हम मुझे लगता है बहुत अफेक्ट करेंगी हम्म। करेगी। हम्म। एंड सर आपने बताया था ना सर 35 के बाद डेस्टिनी नंबर भी मतलब हाँ, गिना जाएगा। किसी को कुछ बोलना है इसके बारे में? मुझे भी सर यही लगता है, यानी जो हमारा बर्थ नंबर है ना, जो हमारा मूलांक, यानी वो हमारी पर्सनालिटी है, तो वही हमें ज्यादा इफेक्ट करती है। डेस्टिनी तो करती है, डेस्टिनी भी, पर मूलांक यानी हम थ्रू आउट लाइफ वही नंबर के साथ पैदा होते हैं, और वही नंबर हमारी पर्सनालिटी बन जाता है। तो हम जब इस दुनिया से जाते हैं तो भी वही पर्सनालिटी के साथ ही जाते हैं। हम्म। ओके, तो ओके, जैसे कि हिंदी में उसका नाम है मूलांक। ओके, मतलब हमारा जो मूल है, ओके, तो वो, तो हमारा जो मूल है ना, कहते हैं ना कि हमारे मूल से जुड़े रहना चाहिए। ओके, तो हमारा मूल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए मूलांक नंबर है ना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेम नंबर, उसके बाद डेस्टिनी नंबर। बट अगर हम हमारे डेस्टिनी के सामने झुक जाते हैं, तो हमारी डेस्टिनी है वो ज्यादा पावरफुल हो, हमारा डेस्टिनी नंबर है वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, और हमारा साइकिक नंबर को भी वो ओवरकम कर लेगा। ओके, जनरली हम क्या करते हैं, हम हमारे डेस्टिनी के सामने झुक जाते हैं। ओके, इसीलिए हमारी लाइफ है वो थ्रू आउट लाइफ हमारी डेस्टिनी की तरह चलती है, डेस्टिनी नंबर की तरह चलती है। बट हमें हमारे साइकिक नंबर को, मतलब हमारा साइकिक नंबर जो है ना, वो आपका मूल नेचर है, तो उसकी तरह आपको रहना है, आपको डेस्टिनी के सामने झुक नहीं जाना है। ओके, तो आप इसीलिए मूलांक को ऑलवेज, हाँ, दूसरी बात ये, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये क्या रेमेडी करे, क्या रेमेडी करे, क्या रेमेडी करे, तो उसमें भी यही है, सबसे बड़ी रेमेडी यही है कि आप अपना जो मूलांक है ना उसको स्ट्रांग बनाइए, कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। ओके, आपका मूलांक ही स्ट्रांग होगा तो मतलब कि आप खुद स्ट्रांग हो। मूलांक मतलब क्या? आप खुद। डेस्टिनी मतलब क्या? आपका भाग्य। तो अगर आप अपने आप अपने आप को इतना स्ट्रांग करोगे, ओके, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको छू नहीं पाएगी, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी आपका। तो इसलिए आपके जो साइकिक नंबर है ना उसकी रेमेडी करो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कॉमन रेमेडी। ओके, कहीं ना कहीं आपने वो भी सुना होगा कि हमें क्या करना है, हमें हमारा बेस्ट वर्जन बनना है। ओके, मतलब कि आपका जो मूलांक है ना उसका आप बेस्ट वर्जन बनो। ओके, आपको पता तो होना चाहिए ना कि आप हो कौन, पर किसका बेस्ट वर्जन बनो। तो आप क्या हो, आप आपका मूलांक हो।
आप 1 नंबर हो तो आप सूर्य जैसे हो, 2 नंबर हो तो आप मून जैसे हो, ओके, 3 नंबर हो तो आप जुपिटर जैसे हो, तो जुपिटर का बेस्ट वर्जन बनो आप, ओके। तो ये एक कॉमन रेमेडी है कि हमें हमारे मूलांक को ऑलवेज स्ट्रांग बनाना है। उसी तरह यहाँ कुंडली में भी यही है, जहाँ जिस तरह वहाँ साइकिक नंबर सबसे इम्पोर्टेंट है, उसी तरह यहाँ पहला घर और पहले घर का जो स्वामी हो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इनके लिए पहले घर का स्वामी कौन बनेगा? पहले घर में 2 नंबर की राशि है, तो 2 नंबर की राशि होती है टॉरस, और टॉरस का स्वामी होता है वीनस, ओके। तो इनको वीनस को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा सबसे ज्यादा, ओके? यानी सर हमें राशि नंबर वाइज याद रखनी पड़ेगी कि ये हमारी 2 नंबर की राशि ये है, 3 नंबर की राशि ये है, ऐसे याद रखनी पड़ेगी। और हाँ उसका मतलब, स्वामी कौन है वो भी याद रखना पड़ेगा। हाँ, हर राशि का स्वामी हमें याद होना चाहिए। ओके, तो ये जो ये 2 नंबर है, यानी ये घर का पहले घर का नंबर 2 नंबर है, यानी 2 नंबर की राशि ये है और उसका स्वामी ये ग्रह है। उसकी हाँ, तरह से हमारा ये वो हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसा आप हम्म बोल रहे हो। उसको हम्म स्ट्रांग बनाने की हमें रेमेडी या कुछ भी करना चाहिए। हम्म, ओके। ओके। अभी देखते हैं इनकी कुंडली में, हम देखते हैं कि वीनस है वो, यहाँ देखो वीनस है ना, वीनस है वो छठे घर में है, और उसके सामने जो एक सिंबल किया है, और वो सिंबल का जो मीनिंग है वो होता है कम्बस्ट। कम्बस्ट हो गया, मतलब ये प्लैनेट है वो, जब कोई प्लैनेट है वो सूर्य के बहुत नजदीक चला जाता है तो उसे कम्बस्ट कहते हैं। कम्बस्ट होना मतलब क्या? जल गया, ओके। मतलब कि ये प्लैनेट है वो वीक हो गया, मतलब कि इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। ये जिनकी भी कुंडली होगी उनकी लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि पहले घर का स्वामी ही ऐसा मान लो कि अगर हमारे न्यूमरोलॉजी के अगर हम हमारे न्यूमरोलॉजी के एंगल से अगर इसको हम जोड़े, तो इसका मतलब ये हो गया कि इनका मूलांक है वो बहुत ही वीक हो गया। समझ रहे हो? क्योंकि वो कम्बस्ट है इसके लिए सर। हाँ, कम्बस्ट है इसका स्वामी। कंबस्ट यानी ये जो ऊपर एरो दिखा रहा है, वी के बाजू में जो एरो दिखा रहा है उसका मतलब कंबस्ट रहता है। हाँ, मर्क्यूरी के पास भी है और विनस के पास भी है, ओके। हाँ और राहु के देखो, राहु के पास है ना, राहु और केतु के पास वो स्टार जैसा है, हाँ स्टार है। तो इसका मतलब ये है कि वो रेट्रो है। यानी सर रेट्रो मतलब मीन्स? वक्री प्लैनेट है वो, आगे हम देखेंगे, ओके। ओके। बट हालांकि केपी में उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। केपी में एक्चुअली कंबस्ट हो उसका भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बट ये एक बेसिक कंसेप्ट है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ओके। अदरवाइज केपी एस्ट्रोलॉजी में वो रेट्रो है, कंबस्ट है, वो सब नहीं देखा जाता है। हाँ, बट ये मैं आपको समझा रहा हूँ, तो भी चलो आपको रेट्रो भी समझा देता हूँ, ओके। रेट्रो होना मतलब क्या कि वो प्लैनेट है वो पीछे जा रहा है। एक्चुअली में कोई भी प्लैनेट पीछे नहीं जा रहा होता है, बट हमारी यहाँ अर्थ से ऐसा लग रहा है कि वो पीछे जा रहा है, ओके। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 2 ट्रेन साथ साथ में चल रही थी, लेकिन एक ट्रेन थोड़ी धीमी हो गई, तो हमें जो ट्रेन फास्ट चल रही है उसमें हम बैठे हैं, तो वहां से क्या लगेगा कि वो ट्रेन है वो पीछे जा रही है, बट एक्चुअली वो पीछे नहीं जा रही है, वो भी आगे ही आ रही है, पर लेकिन वो क्या है, थोड़ी स्लो है, वो थोड़ी स्लो हाँ, है बट इससे। उसकी, हाँ, स्पीड है वो थोड़ी स्लो है, तो उसे हमें ऐसा लगेगा कि वो पीछे जा रही है। तो यहाँ प्लैनेट में भी ऐसा लगेगा कि वो प्लैनेट है वो रेट्रो वापस जा रहा है, बट एक्चुअली में वो आगे ही आ रहा है, लेकिन उसकी स्पीड थोड़ी कम होने की वजह से ऐसा लगता है हमें यहाँ से। तो इस तरह से उसे रेट्रो कहते हैं, ओके। बट ओके, वो चाहे आगे आ रहा हो, लेकिन इस तरह से रेट्रो बनने की वजह से हमारी लाइफ, ओके, जिनकी भी कुंडली में इस तरह से ऐसा कोई प्लैनेट रेट्रो आ गया, तो वो प्लैनेट रिलेटेड उसकी लाइफ में जो भी सारी चीजें हैं ना वो देरी से होगी। ओके, दे यानी राहु और केतु जो रेट्रो बता रहे हैं, और ये यूरेनस भी रेट्रो में और जुपिटर भी रेट्रो में बता रहे हैं। स्टार मार्क जो भी किया है वो भी रेट्रो में है सब।
तो वो सारे स्लो चलेंगे, यानी उसके अकॉर्डिंग, जो उसके प्लैनेट के अकॉर्डिंग जो होगी वो दिक्कतें हमें होगी। हाँ, मान लो कि जुपिटर है तो जुपिटर क्या इसका एजुकेशन का कारक है, तो एजुकेशन में ऐसा हो सकता है कि उसको 2-3 बार ट्रायल देनी पड़े कोई एग्जाम के लिए। ओके ओके, तो उसके रिलेटेड जो भी काम होता है ना उसमें हमें ज्यादा ट्रायल देने पड़ते हैं। ओके ओके। ओके, तो ऐसा कार्मिक कनेक्शन क्या है, तो उस पर्सन ने वो अगले लाइफ में या अगले जो भी सारे उनके कर्मा थे उसमें उनने वो प्लैनेट रिलेटेड शॉर्टकट लिया था। ओके, इसीलिए ये जन्म में उनको उससे बहुत ज्यादा ट्रायल करने पड़ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि उसने अगली लाइफ में ऐसा कुछ किया हो कि उसने एग्जाम एग्जाम में चोरी चोरी करके पास कर दी हो। हम्म। ओके, यानी उसने अपना वो प्लैनेट बिगाड़ा है, ऐसा कुछ कर्मा किया है। हाँ, मतलब कि हर प्लैनेट का कर्मा कनेक्शन भी है कि रेट्रो है तो उसका कर्मा कनेक्शन ये है कि उससे वो प्लैनेट रिलेटेड उसने कर्मा है वो शॉर्टकट खराब से किया, कर्मा किया है, हाँ खराब शॉर्टकट कर्मा। से किया है। ओके, ओके। बट कंबस्ट है तो वो प्लैनेट रिलेटेड उसको ऐसा था कि थोड़ा अभिमान था उसकी वजह से कि जब प्लैनेट कंबस्ट होता है उसका मतलब ये है कि वो प्लैनेट रिलेटेड उसको कुछ अभिमान था बहुत ज्यादा। ओके ओके, तो इस तरह से कार्मिक कनेक्शन भी है। ओके। ओके, हाँ, 1 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूँ, वॉशरूम जाके आता हूँ। आप अगर डिस्कस करना है तो अपने साथ कर सकते हो एक दूसरे के साथ। जो सर समझा रहे हैं वो केपी के अकॉर्डिंग समझा रहे हैं कि एस्ट्रो के अकॉर्डिंग? नहीं सर, मिक्स करवा रहे हैं, मिक्स सारा सर, वैदिक की नॉलेज भी दे रहे हैं, न्यूमरोलॉजी की भी दे रहे हैं, मतलब कितनी चीजें सर समझा रहे हैं। वैसे न्यूमरोलॉजी तो चलो कुछ आती है, एस्ट्रो तो मेरे को नहीं आती। केपी आसान है कि नहीं? एस्ट्रो तो मेरे को बहुत मुश्किल लगती है। मैम केपी सबसे आसान है, केपी सबसे आसान है। अगर आप क्लासेस लोगे तो आप हाँ। बहुत प्रिडिक्शन कर लोगे, और अगर आप कंसल्टेंट करते हो तो आपकी प्रिडिक्शन एक्यूरेट जाएंगी, केपी से बहुत अच्छी जाएंगी। ओके। और इसमें आपको बहुत झमेले की जरूरत नहीं है, कोई ऊंच नीच ये वो हाँ हाँ कुछ हाँ। नहीं, इसमें कोई झमेला नहीं है, इसमें बहुत अच्छी प्रिडिक्शन जाती है इसमें। जैसे आजकल आपने मार्केट में पहले कोई किया हुआ है? कोई कुछ भृगुनाड़ी, कोई पाइथागोरन, ऐसा कुछ चल रहा है, सबसे अच्छा क्या है? पाइथागोरन मतलब नेम न्यूमरोलॉजी के लिए होता है। और जैसे सर समझा रहे हैं, सर बहुत चीजें मिक्स करके समझा रहे हैं, तो ये सारी नॉलेज आपके बहुत अच्छी आएंगी, काम आएंगी आएंगी। इससे केपी की नॉलेज ये है, जैसे कोई आपसे पूछता है भी मेरी शादी कब होगी, मैं कब मकान लूंगी, बच्चा हाँ होगा, हाँ हाँ। प्रेडिक्शन टूट जाएंगी। मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन का अगर आप 1100 लेते हो, 500 लेते हो, तो प्रेडिक्शन बहुत एक्यूरेट जाएंगी। चलो प्रेडिक्शन की तो अलग बात है, हम कम से कम अपना तो, अपनी फैमिली का तो कर सकते हो ना अच्छे तरह। न्यूमरोलॉजी से फिर भी पूरा नहीं निकल पाता। मैम न्यूमरोलॉजी भी बहुत अच्छी चीज है, न्यूमरोलॉजी में आपको टाइम की जरूरत ही नहीं है। हाँ आपकी नहीं, वैदिक वैदिक जो है वैदिक से निकलता है, लोशो से नहीं निकलता। मैम लोशो से भी निकलता है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। एक्चुअली क्या, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, फिर आपको ना, आप बैठे बैठे आप लाइट का भी काउंट कर लोगे भी, ये लाइट ऐसी है, ऐसी होनी चाहिए, ये दिशा ऐसी है, ये सिर्फ प्रैक्टिस पे है सारी चीजें। ओके। मतलब क्या है, जो एस्ट्रोलॉजी है ना, ये एक समुंदर है, आप हाँ जितना सीख, हाँ। मतलब मजा आएगा, यानी कि आनंद है ये दुनिया में। और पॉलिसी है, एक LIC पॉलिसी है पूरी लाइफ के लिए। नहीं वो तो है। वैसे मैं जब 2018-19 से 19 से इसमें आए हैं तो अच्छा तो बहुत लग रहा है, रूटीन में कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। जलंधर से हूँ मैम, तो मैंने लोशो किया, न्यूमरोलॉजी किया, सर से काफी मतलब वो किए कोर्सेज, सर की मतलब नॉलेज बहुत मतलब क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा अच्छी है।
सबसे ओके पहली बार से आज पहली बार मेरी मुलाकात हुई है, मतलब ऐसे मुलाकात तो क्या हुई, अब आज पहली बार सुनी है, नहीं तो मैंने नोट्स ही हायर किए सर से। तो अच्छा मैंने केपी भी किया हुआ है, पर मेरे को और नॉलेज चाहिए, मतलब डिफरेंट चाहिए कुछ और। ठीक है ठीक है। हाँ जी। ओके, चलो तो फिर कंटिन्यू करता हूँ मैं। जी सर। आगे। ओके, तो कुछ लोग अब है ना जिनका देखना, और सबसे मजे की बात ये है कि इसका मतलब यूनिवर्स तो उनको कार्मिक डेप्थ दिया है, लेकिन वो लोग और कार्मिक डेप्थ में भी जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2-3 ट्रायल देंगे ही देंगे। ओके, वो फिर भी बाज नहीं आते अपने जो ओके, अपनी जो हैबिट बन गई है ना, उससे बाज नहीं आते, तो भी वो ऐसा करते हैं, इस लाइफ में भी ऐसा करते हैं। ओके, इस लाइफ में आप देखना जिनके भी रेट्रो होंगे ना, वो शायद ऐसा करेंगे, शॉर्टकट लेंगे ही लेंगे एग्जाम में। ये मैंने तो बहुत सारे ऐसे भी देखे हैं कि जो नकली सर्टिफिकेट बनाते हैं। ओके, नकली सर्टिफिकेट, नकली मार्कशीट बना के पास आउट कर देते हैं। ओके, तो ये है मतलब कि ऑलरेडी उनको भगवान ने ये जुपिटर रेट्रो दिया है, उसका मतलब ये है कि उनको 2-3 ट्रायल देनी पड़ेगी, लेकिन वो उसमें भी और कार्मिक डेप्थ बढ़ाते हैं। ओके, यानी इस ऐसा। जन्म में भी वो गलत ही करेंगे, वो उसके हाँ, अकॉर्डिंग। मतलब कि फिर अगले जन्म में भी जुपिटर है वो रेट्रो ही बन के आएगा फिर उनका। सर यानी गुरु किसी का नीच में हो तो वो मतलब पढ़ाई किसी को पढ़ाएगा तो उसमें भी धोखाधड़ी करेगा ना, यही बात होगी ना। नहीं, नीच का होना वहाँ कार्मिक कनेक्शन अलग है। अच्छा। ओके, हर चीज का कार्मिक कनेक्शन अलग है। नीच का कोई प्लैनेट होना उसके लिए, वो रेट्रो होने से वो अच्छा है, वो रेट्रो होना उससे अच्छा ये है कि नीच का हो जाए। नीच का होना मतलब क्या कि वो प्लैनेट रिलेटेड आपने लाइफ में बहुत इंटरेस्ट नहीं लिया, उसमें आपकी स्किल ही नहीं है। ओके, उसमें आपने कभी भी कोई मेहनत ही नहीं की, उसमें आपने कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन इतना है कि आपने उसमें मेहनत ही नहीं की। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का मर्क्यूरी वीक है, तो उसने कभी कम्युनिकेशन स्किल अपनी लाइफ में अच्छी तरह से बनाई नहीं, लोगों के सामने किस तरह से बोलना चाहिए वो कभी सीखा नहीं, पब्लिक स्पीकिंग सीखा नहीं। ओके, वो ये लोग सर कभी इस जन्म के लिए बोल सकते हैं कि या ये पिछले जन्म में ऐसा नहीं किया होगा, इसीलिए इस जन्म में ज्यादा मेहनत करेंगे तो भी वो काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, मतलब वही कि वो इस जन्म में भी कंटिन्यू वैसा ही होगा। ओके, वो प्लैनेट रिलेटेड उनको बहुत जीरो इंटरेस्ट होगा उनको। हम्म मान लो कि मर्क्यूरी किसी का वीक डेबिलिएटेड है, तो उनको लोगों से कम्युनिकेट करना पसंद नहीं होगा। हम्म किसका मर्क्यूरी किसका प्लैनेट है, कम्युनिकेशन का, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना बहुत पसंद नहीं होगा। ओके, ओके। उनके साथ कुछ हो रहा है, लोगों को बताएंगे नहीं, किसी को भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है। अपनी बातें बताने से घबराते रहेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा। हम्म। ओके। सर एक बात और हम्म। पूछनी थी। जैसे ये हम आपने यहाँ पे कुंडली दिखाई है, जैसे 2 3 4 5 6 7 और 7 नंबर में मर्क्यूरी है, वीनस है, SU करके कुछ है, और केतु है, हम्म। सन, SU यानी सन। ये चार एक ही जगह पे प्लैनेट है, उसके अलावा ये 7 नंबर की राशि है, उसका भी हम्म। प्लैनेट उसमें रहेगा? नहीं, यहाँ तो 7 नंबर का जो स्वामी है वो तो यहाँ विनस खुद बैठा है। अच्छा, 7 नंबर का वीनस है, वो मुझे पता नहीं था, मैं वही पूछना चाहती थी कि ये 7 नंबर की राशि का भी जो उसका स्वामी हो प्लैनेट होगा वो भी इसमें रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता ना, कुंडली में न्यूमरोलॉजी जैसा नहीं होता है। यहाँ देखो हर प्लैनेट है वो कहीं पे भी बैठ सकता है। हम्म ओके, ये देखो 5 नंबर का स्वामी कौन है, सूर्य है, वो सूर्य 7 नंबर की राशि में चला गया। ओके, यहाँ जो होता है ना मेन, हमें कुंडली में क्या बोलते हैं कि पहले घर का स्वामी यहाँ है, वो छठे घर में चला गया, ऐसा बोलेंगे हम। चौथे नंबर का जो स्वामी है वो छठे घर में चला गया, ऐसा बोलेंगे हम। दूसरे घर का स्वामी है वो भी छठे घर में चला गया, ऐसा कहेंगे हम।
ओके, तो यहाँ जो प्रेडिक्शन है ना, वो सब चीज वो प्रेडिक्शन है वो इस तरह से ही होती है कि दूसरे घर का स्वामी छठे घर में चला गया, चलो क्या होगा। ओके, दूसरे घर का स्वामी यानी ये वीनस होगा जो नहीं, दूसरे घर का स्वामी दूसरे घर में यहाँ वो जैमिनी राशि है, जैमिनी का स्वामी मर्क्यूरी है, वो छठे घर में चला गया। अच्छा मरक्यूरी छठे घर में। ओके, क्योंकि छठे घर में 7 नंबर की राशि है। ओके, हम्म ऐसा है, तो वो आगे देखेंगे। ओके, मगर ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। ओके, कि दूसरे घर का स्वामी छठे घर में चला गया तो क्या होगा। केपी एस्ट्रोलॉजी में इस तरह से नहीं देखना होता है। ओके, ओके सर ये हाँ वाले मैम है ना, आई थिंक सो इनको राशि नहीं पता है, आप इन एक बार इनको रिपीट कर ही देते बढ़िया रहना था। हाँ, देखो अभी मैं थोड़ी बेसिक्स नोट्स है वो भेजूंगा ग्रुप में। हम्म ओके, जिसमें मेंशन होगा हर राशि का स्वामी कौन है। ओके, वो सब उसमें मेंशन होगा। ओके ओके, तो भी यहाँ ओके, एक देखो, 1 नंबर और 8 नंबर की राशि का स्वामी मंगल है, 2 नंबर और 7 नंबर की राशि का स्वामी वीनस है, 3 नंबर और 6 नंबर की राशि का स्वामी मर्क्यूरी है, 4 नंबर का मून है, 5 नंबर का सन है, 9 नंबर और 12 नंबर का जुपिटर है, और 10 नंबर और 11 नंबर का सैटर्न है। ओके, इस तरह से है, मतलब 4 नंबर और 5 नंबर सूर्य और चंद्र है ना, उनकी एक एक ही राशि है, उसके अलावा जो भी सारे प्लैनेट है उनकी दो दो राशियां है। ओके, तो जो राजा रानी है उनकी एक ही राशि है, बाकी सारे प्लैनेट की दो दो राशियां है। ओके अभी मैं क्या बात कर रहा था अभी आगे। हाँ, तो केपी एस्ट्रोलॉजी में ओके, तो ये मतलब कि इस तरह से जब हमारा जन्म हुआ, इसका मतलब ये है कि इस तरह से कुंडली। ओके, इस तरह से वो टाइम पे जो प्लैनेट थे वो यहाँ बैठे थे। अभी एक क्वेश्चन ये है, ओके, धीरे धीरे से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा ऊपर से जा रहा होगा, क्या है ऐसा क्यों इनका पहले घर में 2 नंबर की राशि आई, किसी के पहले घर में 1 नंबर की आएगी, किसी के 1 नंबर के घर में 11 नंबर की राशि आएगी, ऐसा क्यों क्यों ऐसा नहीं कि सबके पहले घर में ही 2 नंबर की राशि नहीं आती है। हाँ, पूछिए पूछिए। सर जैसे ये चार्ट बना है, जो जिस बंदे का जन्म हुआ उसका ये चार्ट बन गया। अब जब इस टाइम उसका चेंज भी तो हुआ होगा सर, जैसे अब चार्ट उसका फिर कैसे बनेगा 2023 नहीं, में उसका चार्ट? हाँ जी, ये इसका कंटिन्यू यही रहेगा। परमानेंट सर, ये फॉर लाइफ यही रहता है। हाँ, एक चलिए, वो एक गोचर आता है, गोचर है वो बदलता रहता है, लेकिन ये कुंडली है वो परमानेंट रहती है। जैसे हमारे न्यूमरोलॉजी में होता है ना, एक हाँ जी, बर्थ के टाइम का जो एक न्यूमरोस्कोप है वो परमानेंट रहेगा, लेकिन दशा डालेंगे हम, हाँ जी, दशा से जो भी सारे नंबर डालेंगे तो हर टाइम पे अलग अलग बनेगी वो। जी जी हाँ जी। हाँ ओके, वही सेम यही है। तो चाहे आप कुछ भी कर लो, ओके, एस्ट्रोलॉजी हो न्यूमरोलॉजी हो, दोनों में एक चीजें कॉमन है कि हमें जब भी कुछ थ्रू आउट लाइफ देखनी हो, ऑल ओवर लाइफ देखनी हो, अगर ओवरऑल लाइफ देखनी हो तो किस तरह से सिर्फ कुंडली से पता चल जाएगी। ओके बट सर। अगर कोई पर्टिकुलर टाइम में हमें जाकर देखना है, ओके, कि ये टाइम कैसा जाएगा, तो वहां हमें क्या जाना पड़ेगा, दशा में जाना पड़ेगा। ओके सर। न्यूमरोलॉजी में भी ऐसा ही है कि हाँ जी, ओवरऑल हाँ जी, देखनी है तो क्या करेंगे, हम पूरे बर्थ डेट से हमें पता चल जाएगा। हाँ जी, हाँ हाँ उसकी एमटी लेकिन एडी से देखेंगे। हाँ जी। हाँ, हाँ फिर पर्टिकुलर टाइम, महादशा अंतरदशा देखेंगे तो हाँ, पता पर चलेगा। पर्टिकुलर टाइम में उसका पीरियड है वो कैसा जाएगा, तो उसके लिए हम कहाँ जाना पड़ेगा, उसकी दशा में जाना पड़ेगा। हाँ 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 ओके, तो बस ठीक, दोनों दोनों में प्रिंसिपल सेम ही है। ओके, ठीक है। तो वहां भी हमें क्या हम पर वहां क्या सिर्फ हमें प्लानेट को समझना था, प्लानेट के नेचर को, बट यहाँ
हमें हाउस को भी समझना है, प्लैनेट को भी समझना है। ओके, ये दोनों चीजों को समझना है यहाँ। नक्षत्र को तो वैसा नहीं समझोगे तो चलेगा, बट प्लैनेट और हाउस को दोनों को समझना है। न्यूमरोलॉजी में सिर्फ हमें प्लैनेट को समझना होता है। जी सर। ओके, अंडरस्टूड? यस सर। तो चलो आज एक पहले घर को समझते हैं, एक दो घर ले लेते हैं, उसके बाद आज के क्लास को क्लोज करते हैं। ओके, तो पहला घर है वो बताएगा, पहला घर ओके मतलब वहां मैं भूल ही, जैसे मैंने कहा कि हमारे न्यूमरोलॉजी में जैसे साइकिक नंबर जब से इम्पोर्टेंट है, उसी तरह ये पहले घर इम्पोर्टेंट है, पहले घर का स्वामी। ओके, क्योंकि ये क्या बताता है, हमारा बॉडी बताता है, हमारा फिजिकल बॉडी कैसा है, हमारी हमारी पसंद नापसंद क्या है, हमारा नेचर कैसा है, हमारा रूप रंग कैसा है। ओके, हमारी वो भी कहता है कि हाइट कैसी होगी, वेट कितना होगा, वो सब पहले घर से जाना जा सकता है। ओके, तो पहले घर से मतलब आपकी, कहते हैं ना कि वो आप पहला घर अगर बहुत वीक, मतलब क्या कि आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी, आपकी हेल्थ भी वहां से देखी जाती है। क्योंकि पहला घर अगर बहुत ही वीक है तो ऐसा कह सकते हैं कि इसकी आयु है वो बहुत लंबी नहीं होगी। ओके, तो वो भी है। जी सर। तो इस तरह, इसीलिए पहला घर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा माइंडसेट, हम कैसे सोचते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, ओके, वो सब पहले घर से देखा जाता है। हम कैसे डिसीजन लेते हैं, हमारा विल पावर कैसा है, वो सब पहले घर से देखा जाता है। सर पहले घर में कुछ भी हो सकता है, वीनस भी हो सकता है, मून भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर। कुछ भी हो सकता है, 9 प्लैनेट से कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता हमारे हमें यूरेनस नेपच्यून और कौन सा प्लैनेट है, हाँ प्लूटो, ये 3 प्लैनेट को कंसिडर नहीं करना है। इसके अलावा हालांकि वो 3 प्लैनेट भी हो सकती है, लेकिन हमारी एस्ट्रोलॉजी में उसको कंसिडर नहीं करना है। तो ये जो ओके 12 के 12 प्लैनेट है ना, राहु केतु और फिर हमारे मर्क्यूरी, ये 7, और ये यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, ये सबको मिला दे तो टोटल 12 प्लैनेट है हमारे पास। ओके सर। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वाले 12 प्लैनेट को मानते हैं, लेकिन हम एज पर हमारी एस्ट्रोलॉजी 9 प्लैनेट को ही कंसिडर करना है। ओके सर। ओके, तो ये 9 प्लैनेट में से कोई भी प्लैनेट पहले घर में हो सकता है। ओके, बट ऐसा कभी भी नहीं होगा कि राहु, ओके, सब प्लैनेट एक जगह भी हो सकते हैं, बट राहु केतु ऑलवेज आमने सामने होते हैं। राहु केतु कभी भी एक साथ नहीं होंगे। देखो यहाँ भी देखो, राहु केतु आमने सामने दिख रहे हैं आपको। हाँ जी सर। ओके, उसके अलावा कभी ऐसा भी हो सकता है कि आठों, उसके अलावा जो ओके, आठों के आठों प्लैनेट है वो एक जगह हो सकते हैं, बट राहु केतु की वजह से कभी भी 9 प्लैनेट एक जगह कभी नहीं आए। सर एक्सक्यूज मी, जैसे आपने सर पहला घर बोला, पहला हम्म, घर 1 नंबर हो गया सर, जैसे आपने बोला उसकी बॉडी हेल्थ जो भी देखा जाएगा सर, फिर अगर इसमें सपोज वीनस है या मरकरी है, उससे कैसे देखा जाएगा सर? विनस है तो वो सुंदर होगा। मरकरी, ओके सर, अंडरस्टैंड करके, ठीक है सर। ओके, विनस है वो ब्यूटीफुल है। ओके सर, थैंक यू सर। मर्क्यूरी है तो फिर कहता है कि मर्क्यूरी जैसा होगा, मतलब विनस समझ, जितना ब्यूटीफुल तो नहीं होगा, लेकिन हाँ जी हाँ जी, मर्क्यूरी भी एक, कहते हैं ना कि वो अच्छा, वो दिखावा उसका अच्छा होता है, ठीक है सर। तो स्टाइलिश कह सकते हैं हम। में तो क्या कैसा होगा बंदा? स्टाइलिश कह सकते हो आप, मर्क्यूरी अगर है तो। सर अगर राहु आ गया फिर? राहु आ गया तो भी फिजिकल अट्रैक्शन देता है राहु, ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। बट वो नेचुरल नहीं होता है, ठीक, ओके सर, आर्टिफिशियल होता है। राहु है वो आर्टिफिशियल है सब कुछ। सर ओके अगर सर। नहीं हो तो फर्स्ट हाउस में तो कैसी पर्सनालिटी होगी बंदे की? क्या? मंगल शनि सैटर्न मार्स।
दोनों वही का गुस्से मिक्सचर, वाला होगा। दोनों का मिक्सचर बन जाएगा, जिद्दी और गुस्से वाला। गुस्से वाला होगा, ठीक है सर, समझ गए, अंडरस्टैंड कर दिया। सर अगर कोई प्लैनेट नहीं हुआ तो राशि लॉर्ड को समझेंगे सर। हाँ, कोई नहीं है तो उसके जो स्वामी है ना उसके जैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लो कि इनकी राशि, यहाँ कोई नहीं है, ओके, तो जी विनस जैसा नेचर ज्यादा आएगा इनके अंदर। सर और फर्स्ट लॉर्ड का जो नेचुरल कारक है उसका भी आएगा सर। हाँ, मतलब वही कि विनस विनस जिसका कारक है ना वो चीजें इसके अंदर आएगी। ठीक है, तो मास का कुछ नहीं होगा ना सर, जैसे काल पुरुष कुंडली बोलते हैं ना सर उसको, नहीं नहीं नहीं, मार्स का कुछ नहीं होगा, कुछ अदरवाइज नहीं तो आएगा ना सर, सिर्फ राशि काल, लॉर्ड हाँ काल पुरुष को मानेंगे तो सब लोग मार्स जैसे ही होंगे ना। हाँ वही सबका सेम हो जाता है सर। ओके। हाँ, दूसरे घर से हम क्या देखेंगे, दूसरे घर से देखेंगे फैमिली देखेंगे, उसकी वाणी देखेंगे, ओके, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन देखेंगे उसकी। हालांकि फाइनेंशियल कंडीशन मतलब वो नहीं है कि उसकी इनकम कितनी है, ओके, इनकम और फाइनेंशियल कंडीशन अलग अलग है। इनकम चाहे जितनी भी हो, लेकिन अगर उसकी सेविंग ज्यादा नहीं है, उसकी सेविंग यहाँ से देखेंगे, ओके। तो कभी आप देखना कि कुछ लोग है होते हैं तो उनकी इनकम बहुत होती है लेकिन सेविंग अच्छी नहीं होती है, ओके, तो उसका मतलब ये है कि उनका दूसरा घर अच्छा नहीं है, ओके। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इनकम बहुत खास नहीं होती है लोग, तो भी उनकी सेविंग अच्छी होती है, तो उनका दूसरा घर अच्छा है मतलब, ओके। तो ये याद रखना कि दूसरा घर मतलब कि उसके पास इस, हम क्या कहते हैं उसे, इकट्ठा किया हुआ धन, अक्यूमुलेटेड वेल्थ कितना है वो देखा जाता है, ओके। समझ में आ रहा है? खान पान, खाने पीने की आदत कैसी है वो दूसरे घर से देखी जाती है। अगर दूसरा घर ऐसा बुरा है तो उसे खाने पीने की आदत है वो बहुत बुरी होगी, ओके। दारू भी पीता होगा, नॉनवेज भी खाता होगा, वो सब है दूसरे घर से देखते हैं, क्योंकि वो क्यों ऐसा खाता है, ओके। ओके, तो यहाँ मैं दूसरे घर से जो स्पीच बोला उसका मतलब ये है कि इसका मतलब आपको ऐसा नहीं समझना है कि उस वो कम्युनिकेट कितना कर पा रहा है, ऐसा नहीं, ओके। उसकी वाणी है वो कड़वी है या मीठी है, सिर्फ वो देखा जाएगा, लेकिन कम्युनिकेशन पावर उसका कैसा है वो तीसरे घर से देखा जाएगा। यहाँ वो लोग गलत समझ बैठते हैं, ओके, कि यहाँ से ये भी देखा जाता है कि कम्युनिकेशन कैसा हो, ओके। सिर्फ वाणी कैसी है, कड़वी है या तीखी है या मीठी है, वो सिर्फ यहाँ से देखा जाता है। मान लो कि मंगल अगर दूसरे घर में है तो बहुत ही तीखी वाणी होगी, शनि है तो कड़वी वाणी होगी, वीनस है तो मीठी वाणी होगी, ओके। मून है तो मीठी होगी लेकिन बहुत कम कम बोलता होगा, ओके। क्योंकि ऐसा कहा, ओके, अभी इसका मुझे कोई परफेक्ट रीजन मालूम नहीं, लेकिन मून अगर सेकंड हाउस में होता है तो महर्षि पराशर ने ऐसा कहा कि नेटिव है वो बहुत कम बोलता है। और मेरा सेकंड हाउस में ही है मून, ओके। मैं जब ये पढ़ाने बैठता हूँ ना तभी बोलता हूँ, अदरवाइज मैं बोलता नहीं हूँ, ओके। मेरा भी ऐसा ही है, तो ओके। एक्चुअली चलो, तो आज का सेशन यही तक रखता हूँ, ओके। इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, ओके। ओके सर, थैंक यू सर। जी सर। आई होप कि सबको मजा आया होगा थोड़ा। सर Yes, पहली sir. बार थैंक मेरे यू को सर। पता चला सर, पहली बार पता चला सर। थैंक यू सर। या वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। या थैंक यू सर। थैंक यू ओके, सर। गुड नाइट एवरीवन, कल 7 बजे मिलते हैं, ओके। ओके सर। ओके सर।